तो सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होते ही देश ही नहीं प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखे वार चल रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि अगर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी। वहीं बीजेपी का कुछ कहना अलग ही है। उनका कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए इस तरीके की बातें की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विशाल गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता है और शांतनु गौड़ जी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, सवाल आप लोगों से इसलिए क्योंकि सीए को लेकर आप लोगों ने पहले भी आवाज उठाई है। अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप कहते हैं कि भाजपा आई तो संविधान बदल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, हमने नहीं, इनके एक सांसद ने बोला है दिव्या जी कि हमें 400 वोट सीटें चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। कल तक सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो जाएगा इनके सांसद का। ये लोगों का उद्देश्य ये है, तानाशाह लोग हैं, तानाशाही की हर हद पार करने वाले लोग हैं। आप देखें किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को चंदा लेने के लिए इलेक्शन बॉन्ड का बहुमत से पास कराया अपना लोकसभा में, और आज इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई कि हमें डाटा चाहिए, आप 15 तारीख तक डाटा हमें दें, तो ये लोग डाटा देने के बजाय ये लेके चले गया स्टेट बैंक कि नहीं, ये डाटा मैं अभी दे ही नहीं सकता, 30 जून को दूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कल तक डाटा चाहिए नहीं तो अवमानना का इस पे कार्रवाई की जाएगी स्टेट बैंक के ऊपर। आप बताएं, हमारे ये कहते थे स्विस बैंकों से पैसा लेकर आएंगे, वहां से खाते बताएंगे आपको लाकर कि किसका कितना कितना पैसा वहां जमा है, और आज इन्होंने वहां से तो कुछ नहीं ला पाए, लेकिन इन्होंने देश के बैंक स्टेट बैंक को स्विस बैंक बना दिया। आप बताएं, स्टेट बैंक मना कर रहा है जबकि सारा जमाना इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटराइज जमाना है। स्टेट बैंक चाहे तो 1 मिनट में बटन दबाए और सारे खाते निकाल देगा। और आज जब देखिए सुप्रीम कोर्ट की इस बात का सब लोग समर्थन करते हैं पक्ष का कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही बोल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले इसमें पीछे खड़े हो जाते हैं। उनको सबसे ज्यादा डर है। उनको किस बात का डर है? अगर इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर गलत तरीके से चंदा लिया गया और उसका फायदा दिलाया गया, तो हो सकता है कांग्रेस को भी मिला हो मुद्दा तो इलेक्टोरल बॉन्ड का है ही नहीं मिला ना है। आशीष जी, इलेक्टोरल तो बॉन्ड का मुद्दा है ही सीएससी नहीं। भी वही चीज है। जिस मुद्दे पे आपने पूछा, जो बात करी कि ये जो 400 का जो आंकड़ा चाहते हैं, और हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को बोला कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये बात इनके ही एक सांसद ने कही है। उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने आज सुबह ही देखा उस चीज को। इनके सांसद ने बोला हमें 400 वोट 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संशोधन करना चाहते हैं। तो आप बताएं, आप गरीब को कितना मानना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश का सारा पैसा कुछ 2-4 लोगों पे, गिने चुने लोगों पे रह जाए? अभी इनके प्रवक्ता बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही जाति धर्म है, महिला पुरुष अपने 4 जाति धर्म आप बता रहे थे। आप भूल गए उस बात को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, लोकसभा के अंदर चिल्ला रहे थे। जब वो राहुल गांधी पे केस कर रहे थे, ओबीसी का अपमान हो गया, ओबीसी का अपमान हो गया, आप उस बात को भूल गए? ये लोग सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, इसके अलावा इनके यहाँ कुछ नहीं है। अमित शाह जी किस मुंह से बोलते हैं कि जो है परिवारवाद है, परिवारवाद है? अपने घर के अंदर आपके परिवारवाद, अपने घर के, अच्छा एक बात बताएगा, परिवारवाद है भी, अगर कोई डॉक्टर है उसका बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो बुराई भी क्या है? और सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आपकी पार्टी के अंदर है। आपके हर नेता के बच्चे को टिकट चाहिए, आपके हर नेता के बच्चे, आप देखिए लंबी चौड़ी लिस्ट है पार्टी के अंदर। और मुझे ये बड़ा अफसोस लगता है देख के, जो जिस बात को बोलता है वो खुद ही किसी का बेटा है नेता का, और वो इस बात को बोल रहा है। उत्तराखंड के अंदर आप छोटा सा उदाहरण देख लें, भुवन चंद खंडूरी जी सीएम रह चुके हैं, बेटा उनका नेता है, बेटी नेता है। आपको कितने उदाहरण चाहिए? हर जगह ये लोग मत भूलिए वो कांग्रेस में भी थे आशीष नौटियाल जी। ठीक है, मैं आऊंगी क्योंकि नहीं तो दिक्कत क्या है इससे? इससे कोई दिक्कत नहीं होती, मुद्दा है, इससे जोड़कर देखा फालतू की बात है। ठीक है, सीए इसलिए बोल रहे हैं चुनाव नजदीक है, 10 साल तक सीए याद नहीं आया, आज इनको अचानक से चुनाव से 1 महीने पहले याद आता है सीए लागू कर देंगे, कि जिससे कि जिनको वोट बैंक का बढ़ जाए, इन्हें वोट मिल जाए सिर्फ अपने, क्योंकि देश के लोग तो आपको वोट देने नहीं वाले, तो किसी तरह से गुमराह कर दें। अब आप देखिए, आप पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्यों तैनात किया गया?
ये नागरिकता कार्ड छीनने वाला थोड़ी है, ये तो नागरिकता देने वाला है ना। तो आप जगह जगह देखिए, बातें आ रही हैं, अखबारों में आ रहा है, सोशल मीडिया, पुलिस बल तैनात कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक खुद है। ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उस कुछ पे टाइम भी पहले आएंगे, यूसीसी पे खूब डिटेल में गुमराह आएंगे। मैं किया, वक्तव्य ले आज फिर लेती हूँ। गुमराह कर रहे हैं। मैं वक्तव्य ले लेती हूँ। विशाल गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे, ये जो राजनीति शुरू हो गई है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद? भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांत को लेकर काम करती है वो पंचनिष्ठाएं है। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण, शोषण मुक्त समाज, सरदम सद्भाव, ये पंचनिष्ठाओं के आधार पर कार्यकर्ता का निर्माण होता है और कार्यकर्ता के आधार पर सरकार बनती है और सरकार उसी सिद्धांत को लेकर काम करती है। उसी सिद्धांत को लेकर हमने नागरिक संशोधन जो अधिनियम बनाने की हमारी जो उस समय का सिद्धांत था, हमने पूरा किया है। पूरा करने के साथ साथ 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी की मोहर लगी उस पर और 11 मार्च 2024 को उसको अमली जामा पहनाकर हमने अधिसूचना जारी करी। कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे 10 साल क्या करा। इस बीच में इतनी बड़ी महामारी कोविड की आई, क्या कोविड को देखते या आपने अधिनियम को देखते? ये प्रक्रिया सब सिद्धांत वाइज हुई है, इसमें कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। और ये जो बार बार नागरिक संशोधन की बात कर रहे हैं, अरे भारत का अंग है अखंड भारत। ये अखंड भारत जो था, कल्पना अखंड भारत की, हमारा भारत कैसे था? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो भारत के टुकड़े हैं। और भारत के टुकड़ों के बाद जब 1947 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर जब हमारे भारत का विभाजन हो गया, उस समय 20% से भी ऊपर हिंदू पाकिस्तान के अंदर था और आज 2% हिंदू रह गया। जब कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोलते वहां, आज हमने अपने नागरिकों की बात करी है, जो भारत का नागरिक है, जो वहां बहुसंख्य नहीं है, वो अल्पसंख्यक में रह गया वहां, उनको नागरिकता देने की बात भारत सरकार ने की है। वो हमारा अंग है, हमारा खून है, और खून की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लेता है, एक एक नेता लेता है, उसकी सरकार लेती है। ठीक। उसी सिद्धांत पर आज तक काम हो रहा है। जब जनसंघ की स्थापना 1951 और 1980 भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांत पर काम करते करते आज ये नागरिक संशोधन अधिनियम अधिसूचना जारी हो गई है। और हमारा ये कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, उसको नागरिकता से संपन्न करने के लिए। सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को परिवार के रूप में देखते हैं। कांग्रेस बार बार बयानबाजी करती है, गलत बयानबाजी करती है, देश की जनता को गुमराह करती है। देखिए, हमारा मकसद, हमारा ध्येय केवल एक राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है, गांधीवादी दृष्टिकोण है, शोषण मुक्त समाज है और सद्भाव है। ये पंचनिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, हर कार्यकर्ता के रोम रोम में है। इसलिए निर्णय भी वैसे ही करता है जो हमारी राष्ट्र माता बोलती है, भारत माता परम वैभव पे पहुंचे, इन भावनाओं के साथ हम निर्णय लेते हैं। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या जो कांग्रेस कहती है, क्योंकि सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद राजनीति शुरू हुई और कहा गया कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान पलट जाएगा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, खैर ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये दुस्साहस कर सके कि पूरे संविधान को बदल दे, क्योंकि ये देश केवल एक वर्ग विशेष का नहीं है, विभिन्न जाति धर्म है, विभिन्न बोली भाषा वाला देश है। इतना बड़ा काम तो खैर नहीं हो सकता, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि सीए जो आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी टाइमिंग पर थोड़ा सा आपत्ति है। दिव्या, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि याद कीजिए ज़रा, 2011 में भुवन चंद खंडोड़ी जी लोकायुक्त कानून को लेकर आए थे, कहाँ है वो? टाइम फिश। और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत 10 साल के लिए मिला था। यदि वाकई इस देश के अंदर सीए की भाजपा को जरूरत थी तो इसको पहले लागू कर देना चाहिए था, और उसका जो असर होता वो इस देश में जनता को दिख भी जाता और भाजपा को लाभ नुकसान जो होना होता वो भी दिख जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो इसको लेकर आई है नोटिफिकेशन, इसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो विश्लेषक है राजनीतिक, जो जनता की नब्ज को समझते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, आज डिबेट हो रही है, वरना इस समय पर जो है, जो डिबेट का मुद्दा होता वो क्या है, वो मुंह से निकल रहा है दिमाग से मेरे, इलेक्टोरल बॉन्ड।
आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे होता और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से नंगी हो चुकी होती कि कितने भ्रष्ट और बेईमान नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, ईमानदारी की बात करते हैं और कितने बेईमान हैं, इस पर चर्चा हो रही होती। खैर, एक देश एक संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र को इससे दूर रखती है तो समझ लीजिए एक देश एक विधान एक संविधान कहाँ है, ये ऐसा क्यों किया गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ देश में 4 जातियाँ हैं, वो किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो और महिलाएं। अब आप देख लीजिए, गरीब, जिस देश का राजा देश की 85% जनसंख्या को 5 किलो राशन देकर छाती पीट पीट कर कहे कि मैंने 85 करोड़ गरीब देश में पैदा कर दिए, और वो इस देश में कह रहे हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं। जिस देश में महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार हो रहे हो, इन पार्टियों के नेता उसमें संलिप्त हो रहे हैं। अंकिता उदाहरण है देश का, मैं छोड़ो बात कि मैं अपने राज्य का उदाहरण दे रहा हूँ। न्याय के लिए मां सड़क पर बैठी धरना दे रही है, उसकी आवाज को कुचला जा रहा है, जो आवाज बन रहे हैं उन्हें जेल डाला जा रहा है। ये महिलाओं का देश है। किसानों की दुर्गति आपने देख लीजिए, बॉर्डर पर कील ठोक कर उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, वो इस देश को बताने की जरूरत नहीं है। और नौजवान की स्थिति आप देख लीजिए, अग्निवीर बनाकर वहां भी दिहाड़ी के मजदूर से देश की सेवा के लिए जा रही है। मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन जुमलों को छोड़ती है उससे देश के अंदर उसका क्या दुष्परिणाम है। अब उसका चौथा उदाहरण मैं आपको और दे दूं। आप सोचिए, इस देश में 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। चिंता किसकी हो रही है? नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गरीब को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, मगर चिंता कहां की दिखाई जा रही है चुनाव के टाइम पे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां के हिंदुओं की यदि आपको इतनी ही चिंता है तो हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं? आप उत्तराखंड के बच्चों के रोजगार छीन रहे हैं, उन पर लाठियां चला रहे हैं। जिस तरीके से बर्बरता आपकी लाठियां और पुलिस का दमन उत्तराखंड की जनता के साथ, देश की जनता के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है, तो क्या इस देश में 2-4 करोड़ लोग और बसाकर उन्हें भी कुचलने का प्रयास कर रहे हो? और फिर अंतिम बात, मैंने फिर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी जब मुट्ठी भर मुसलमानों को इस देश में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, देश के अंदर 2 वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और फिर ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। सोचिए, बांग्लादेश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यदि आपके सपने में पूरा हो गया तब आप क्या चिल्लाओगे कि हम अल्पसंख्यक हो गए, अब वोट दो हमको। ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा है, इसी अपनी ही विचारधारा में उलझे हुए हैं, और उसका परिणाम यह है कि इन 10 सालों में, दिव्या मुझे बड़ा दुख होता है, मैं सनातनी हूं, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि 10 साल के अंदर कोई 10 उपलब्धि बता दें कि हमने देश के अंदर नौजवानों को 2 करोड़ का वादा किया था रोजगार देने का, रोजगार दिया, तो मैं हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर दूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन की बात करी तो मैं पूछना चाहता हूं कि डकैती, बलात्कार की संख्या बढ़ी क्यों है? महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं? सड़कों पे प्रसव हो क्यों रहे हैं? हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं क्यों नहीं? उत्तराखंड से पलायन रुक क्यों नहीं रहा है? नौजवानों की चेहरे में खुशी क्यों नहीं आ रही है? वंश हमारे क्यों रुक गए? मुद्दे ये हैं कि आप जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों को यहां बसाएंगे। दिव्या, मेरी चिंता है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। जब देश के टुकड़े हुए तो तमाम बंगालियों को लाकर उत्तराखंड की छाती पे बसा दिया। आज वो यहाँ इनके सांसद बोलते हैं उनको यहाँ का मूल निवासी बनाएंगे। अब हमको डर लगता है कि जिस तरीके से भू कानून खत्म कर अगर ये बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर यहाँ का नागरिक बना देंगे और फिर हमारी छाती पे लाके बैठा देंगे, तो हम क्या कहे समझे कि हमारे साथ ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? कहने का मतलब है ये जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश को अराजकता की ओर लेके जा रही है, उससे शंका करना स्वाभाविक बनता है कि जब आप देश के संविधान के अनुसार देश को नहीं चला पा रहे हो, तो जाती हुई सरकार में इस तरीके के कानून को लेकर आना आपकी हर कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आपका चेहरा सरकारी रूप से नंगा हुआ है, उससे पता चलता है
ठीक कि है। चोर कितना ही बेईमान हो, मगर एक दिन जब चोरी खुलती है तो फिर चेहरा दिखाने लायक नहीं होते। और मेरा विश्वास है, याद कर लीजिए, इस चीज को कोड करके रख लीजिए, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस राजा के नाम पर ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, उसी राजा के नाम से इनका पूरा मूल नाश हो जाएगा इस पार्टी का। ये मेरा विश्वास है, ठीक है। क्योंकि आखिर देश चलता संविधान से है, और जो संविधान को अनदेखा करके चलेगा एक दिन निश्चित रूप से उसकी सजा भुगतेगा। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिजी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शांतनु गौड़ जी, ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस रहा, ये अपने कौन सही कौन गलत, कौन संविधान बदलेगा कौन नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि जागरूकता देना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इतनी सारी भ्रमित बातें फैल रही हों। सीए नोटिफिकेशन आने के बाद एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका? मैम, एज फार एज द डिबेट इज कंसर्न ऑन द लीगल साइड, इसमें एक चीज ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या था जो ये एक्ट लाना पड़ा, क्या मजबूरी थी, क्या रीजंस थे। तो आप ये देखेंगे, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द एनी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक वो डील करता है। आर्टिकल 5 ये बताता है कि कौन कौन सिटीजनशिप ले सकते हैं, कौन कौन सिटीजन हैं इस इंडिया के, बट वो कैसे ली जा सकती है या वो टर्मिनेट कैसे की जा सकती है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। आर्टिकल 11 ये डील करता है कि पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि उसके एक्विजिशंस और उसके टर्मिनेशन को कैसे करना है, कि किस तरीके से रूप देना है, उसके ऊपर लॉज फ्रेम किए जाएं। आर्टिकल 10 ये डील करता है कि अगर आर्टिकल 11 में कोई लॉ प्रोवाइड होते हैं और किसी को अगर ऑलरेडी सिटीजनशिप दी जाती है तो उसका कंटिन्यूएंस रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उसको स्ट्रिप ऑफ नहीं किया जा सकता। उसके दायरे में अमेंडमेंट्स कई हुए। पहला एक्ट आया सिटीजनशिप एक्ट 1955, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ 1947 में, सो कई सारे माइनॉरिटीज इधर से उधर, पाकिस्तान से इधर टू एंड फ्रॉम ट्रांसफर हुए, जिसके वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज अराइज हुए, जिसकी वजह से ये मजबूरी बनी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया। आर्टिकल 11 को पावर्स को यूज करते हुए कई बार उसमें अमेंडमेंट हुए, 1986, 1992, 2003 में, फिर उसके बाद 2005, 2015 और हाल ही में 4 दिसंबर 2019 में। अब ये जो रिसेंट जो हमारा एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके अंदर इट टॉक्स अबाउट द इलीगल माइग्रेंट्स, दोज हु हैव कम फ्रॉम 3 ऑफ द कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अब ये वो वहां से जो आ रहे हैं वो कौन है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ये वो लोग हैं जो वहां पे उस कंट्री में माइनॉरिटी हैं, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेट कंट्रीज हैं और उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी है। सो इलीगल माइग्रेंट्स को स्टेटस कैसे दिया जाए, दिस अमेंडमेंट जो आया है, ये जो सिटीजनशिप का आया 2019 में, वो उस बात को सारा डिटेल करता है कि क्या क्या प्रोसेस है। 11 इयर्स से जो रेजिडेंस स्टेटस होता था उसको 5 इयर्स कर दिया, और एक कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 निर्धारित कर दी गई। नाउ द मैटर इज अबाउट द टाइमिंग। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अ टाइमिंग, एंड इफ देयर इज नो टाइमिंग देन आई डोंट फील कि द पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो उसका कोई ना कोई बेनिफिट ले या ना ले, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैटर। बट नाउ एज ऑफ द लीगल कंटेंशन इज कंसर्न, इट हैज बीन डिसाइडेड। अभी आज ही पता चला है कि देयर इज अनदर पिटिशन दैट हैज बीन पुट अप बाय केरला IUML टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी वो पेंडिंग है, जब वो हियरिंग आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि उसके ऊपर आगे क्या रहता है, बिकॉज दे हैव चैलेंज्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CAA। सो लेट अस सी फॉरवर्ड फॉर दैट। बिल्कुल। राजेंद्र बिज जी, आपका राजनीतिक एनालिसिस क्या कहता है? ये लीगल एनालिसिस था, राजनीतिक एनालिसिस जो टाइमिंग की बात की जा रही है, क्या आप भी इस टाइमिंग से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक चुनाव से पहले CA, क्योंकि 4 साल बाद इसे लागू किया जा रहा है, हालांकि विशाल गुप्ता जी ने कहा बीच में कोरोना का टाइम भी था, तो कोरोना देखते या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? इसका जो है पॉलिटिकल एंगल देखें तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने इनके जो प्रमुख जो बिंदु थे उसको जो है इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने जो टाइमिंग है वो इस तरह से टाइमिंग करी है कि जब जो है 2024 का इलेक्शन बिल्कुल जो है 1 महीने या 2 महीने बाद होना होगा, तो उससे पहले जो इसको टाइमिंग है, और जो इन्होंने CAA एक्ट को जो है दोबारा जो है इन्होंने इसको नोटिफाइड कर दिया गया है। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टाइमिंग का मामला है, मामला क्या था कि उसमें जब पार्लियामेंट ने उसको पास करने के बाद जो है उसमें बहुत सारे जो है बिंदु जोड़े गए, किस तरह से वो एक्ट लागू होगा, कौन कौन से उसमें सेक्शन 6A और 8A है, उस सेक्शन में क्या होगा, कौन उसमें जो है उसमें एलिजिबल होगी, नॉन एलिजिबल कौन होंगे,
किस तरह से जो है एक कमेटी बनेगी, हाई बोर्ड कमेटी बनेगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, इसमें जो है टाइम लगा, और इन सब चीजों को टाइम लगने के बाद जरूर जो है 2024 में जो है उन्होंने इसको दिया। लेकिन जिस तरह से मतलब चुनाव से पहले बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी तो इस बात को कहती है कि हमारा ये वादा था सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, 370 के बारे में, तो हमने एक अपना वादा और एक पूरा कर दिया। डेफिनेटली अगर आप ये देखिए, इससे बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है। इससे फायदा होने वाला है कि बीजेपी अपने आप को जिस तरह से प्लेस कर रही है लोगों के बीच में, और जिस तरह से जो है अपने जो है मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर रही है, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं इलेक्शन में फायदा होने वाला है। रही बात जो क्वेश्चन पार्टी की बात करते हैं लोग कि नहीं ये होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, और बहुत सारे जैसे केरला गवर्नमेंट करती है, केरला गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने स्टेट में, ये तो हो नहीं सकता। लीगली जो है अगर आप समझ लीजिए, लीगल जो जितने भी एडवोकेट्स हैं वो ये बताते हैं कि एक बार अगर सेंट्रल एक्ट बन जाता है तो, और इस तरह का जो पार्लियामेंट से पास हो गया, नोटिफाइड हो जाता है, तो उसको वो अमेंडमेंट को वो आप चैलेंज कर सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, वो उसमें कंपल्सरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो सबसे खास बात ये है कि जो लोग एक्चुअली आप देखें, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज के लोग यहाँ माइग्रेट होकर आए हैं, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है हिंदुस्तान के अलावा कि जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस है, या हिंदू मतलब सिर्फ नेपाल को छोड़कर, लेकिन नेपाल में जो है इतने लोग माइग्रेट नहीं हो सकते। तो वो ये जो सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड बातें थी, उसको इस सीए एक्ट में जो क्लियर किया गया, और इसको अगर आप ये समझिए, इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो मिलेगा, जो लोग सिख लोग हैं अफगानिस्तान से आए, इवन क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी लोग हैं जो लोग वहां से आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट देगा बीजेपी को जीतने में, और एक बेस मिलेगा बीजेपी को एक और मुद्दा जो है आगे रखने के बाद। बिल्कुल। सुधांशु जी, माफ कीजिएगा शांतनु जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये इसमें एक एंगल और लिया जा रहा है, क्योंकि सीए नोटिफिकेशन जैसे लागू हुआ तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें मुस्लिम्स क्यों एक्सक्लूड किए गए, क्योंकि माइनॉरिटीज बेशक वो उस देश में रहे हों, लेकिन अगर कोई मुस्लिम प्रताड़ित होता है वहां पर और वो यहाँ पर शरण लेता है तो क्या कीजिएगा फिर उसका? मैम, इसमें आपको मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि हमें एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन व्हाट वर द पैक्ट्स दैट वर साइंड, एंड जब आप उसमें लियाकत नेहरू पैक्ट, जिसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं, अगर आप उसको देखेंगे, सो उसके अंदर एक जिम्मेदारी ये भी थी कि जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ की, यू हैव टू प्रोटेक्ट। जब इंडिया में पार्टीशन होने के बाद सिचुएशन हुई, तो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटी राइट्स एक हमारे यहाँ कमीशन बना, एंड इट हैज़ बिन वर्किंग प्रॉपरली। There is no such thing that has happened in Pakistan. Why at international level ये पता ना चले कि जो वहाँ पे माइनॉरिटी का हाल है और जो यहाँ पे माइनॉरिटी का हाल है, वो दोनों में फ़र्क क्यों है? उसके बाद आप एक और जगह जब आप जाएंगे उसमें हिस्टोरिकल डेटा में, तो पता चलेगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये अपने रेजिग्नेशन के टाइम पे ये एजिटेट किया था, और उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये हमारा रीज़न नहीं था कि हम बाद में डिवीजन के बाद और पार्टीशन के बाद ये हम ऐसा पाकिस्तान देख पाएंगे। सो दोज आर द थिंग्स जो हमें देखने चाहिए, और उसको एक बार जांच पड़ताल करनी चाहिए, एंड व्हाई नॉट थिंग्स शुड कम आउट। So that is my concern, and I think कि everything is falling in shape, and we must welcome, and मैं देखता हूँ कि there will be another second and third phase after this CAA, and everything will fall in line. बिल्कुल। यहाँ पे आशीष नौटियाल जी, आप लोग ध्रुवीकरण का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं, लेकिन उल्टा वही आरोप आप लोगों पर लगता है कि एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए आपने हमेशा पॉलिसीज बनाई हैं, उनके प्रति आप लोग हमेशा संवेदनशील रहे हैं, और वही चीज आज आप पे उल्टा पड़ रही है। जैसे कि शांतनु गौड़ जी ने बताया है कि ऐसे पैक्ट्स जो साइन हुए थे उनको पढ़ने की जरूरत है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इतने टाइम से राज किया हो, इतने टाइम से सत्ता चलाई हो इस देश की, तो आपकी तो और जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इन डिटेल्स को जो है जनता के सामने रखे, जिससे भ्रम ना पैदा हो। निश्चित मैडम, दिव्या मैडम, भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, इसमें लिखा आ रखा है सीए लागू होते ही उत्तराखंड अलर्ट, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में, शहरों में पुलिस की नजर। यूपी में लिखा है सीए लागू की अधिसूचना जारी होते ही मेरठ, बिजनौर, वेस्ट यूपी में बढ़ाई सुरक्षा। क्यों बढ़ानी पड़ रही है सुरक्षा? इसमें कोई ना कोई कारण होगा ना। ये सरकारें जानती है कि सरकार ने इसके बीच में क्या काम कर रखा है। सुरक्षा की क्या जरूरत है? आप तो लोगों को नागरिकता दे रहे हो, छीन थोड़ी रहे हो, तो फिर सुरक्षा आप ही बढ़ा रहे हो।
यानी कि सरकार अपने आप जो कानून बनाती है हम्म। उसे समझाने में विफल रहती है। हम्म। आप देखिए कृषि कानून बनाया तो समझा ही नहीं पाए, हम्म। फिर प्रधानमंत्री जी प्रकट हो गए कि मैं समझा नहीं पाया इसलिए इसको वापस लेता हूं। हम्म। आज सीए बनाया तो अब कह रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी, अब ये कर दे, क्यों बढ़ाया आपने? लेकिन आप कहीं ना ऑपोजिशन कहीं लीडर्स के भी और तो ठीक चुनाव स्टेटमेंट है, से पहले मुस्लिम लीडर्स की स्टेटमेंट है कि आप मुस्लिम्स को बाहर क्यों कर रहे हैं इससे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी तो असमंजस की स्थिति है, आप लोग भी क्लियर नहीं है इस बात को लेकर। नहीं, जब इतना सब कुछ ये बोल रहे हैं कि ये हो गया, क्या पता कोई वो भी प्रताड़ित हो तो उस पर बोला हो। भाई ऐसा प्रताड़ित तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है एक होगा। आज आप देखें ये मुस्लिम सब यहाँ रहना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, तो अलग विषय है, लेकिन वो भी इंसान है, उनको भी रहने जीने का अधिकार है। और आपने कुछ राज्यों में तो आपने क्या रखा कि वहां नहीं रहेंगे, तो कहाँ रहेंगे? इन्हें उत्तराखंड में बसाएंगे क्या? इनको कहाँ जगह देंगे? इनको जमीनें खरीदने का अधिकार है। मुझे तो लगता है सबसे पहले जैसे ही आपने ये अधिकार दिया इनको, ये सबसे पहले उत्तराखंड में आके गांव की हमारी बड़ी बड़ी जो चोटियां खाली पड़ी हैं, जो आपने वीरान करवा दिए, हाथी बाग ये बाग वगैरह छोड़कर आप मुझे लगता है पहाड़ों में इन्हें बसाने का काम करेंगे। आप कहाँ बसाएंगे इतने लोगों को? एक दो की संख्या थोड़ी है, लाखों की संख्या, कहाँ बसाएंगे? आपने क्या प्लानिंग करी? कुछ राज्य तो आपने बाहर रखे, वहां तो बसाएंगे नहीं। मुझे तो लगता है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे उत्तराखंड को बर्बाद करना चाहती है पूरी तरह से। और एक एक्सपेरिमेंट है। आप बताएं जो लोग आए हैं उनपे बिना कागज पत्र के वो लोगों को अधिकार है, किस तरीके के लोग हैं, कौन सी मानसिकता है, क्या है। अच्छा चुनाव से ठीक है, एक महीने पहले जब स्टेट बैंक को आपने स्विस बैंक का करार दे दिया, उस टाइम पे जब बातें, अभी शांति भाई ने बड़ा अच्छी बात कही, जब बात आज होनी चाहिए थी, आज चर्चा होनी चाहिए थी कि स्टेट बैंक को जो करारा तमाचा जो सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपको बताना पड़ेगा, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, आपको कल से पहले बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पे अवमानना का केस किया जाएगा। तो आप बताएं, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी, पर वो चर्चा तो का रुख इलेक्शन ही बदल कमीशन दिया। एक बार ना डिक्लेयर कर दे लेना तो ना सर चर्चा देना। का विषय अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना है उसे, एसबीआई को तो खाली आपको प्रोड्यूस करने हैं इलेक्शन कमीशन को, बाकी तो वहां से प्रोसेस होगा, तो उसका वेट कर लेते हैं थोड़ा। नहीं नहीं, वो वेट तो बना, चर्चाएं आज इस बात पे होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। क्यों छिपा रहा है स्टेट बैंक उन नामों को, इतना क्या डर है? एक बात है, पैसा दिया और पैसा लिया, ये कांग्रेस ने तो लिया, सारा पैसा क्या भाजपा ने ले रखा है? कांग्रेस ने भी लिया, अन्य पार्टियों ने भी लिया, सबके नाम उजागर करो ना, पता लग जाएगा कौन सी पार्टी गलत कर रही है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो 10 साल के अंदर इतनी अमीर पार्टी बन गई, और ऐसी कौन सी पार्टी है जो 60-70 साल में भी आप उसके अकाउंट सीज करने पड़ गए? तो ये सब चीजें जनता के सामने रखो, तो खुल के रखो। आज ऐसा क्या कारण हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? आप बताएं, अभी अभी हम जो बात कर रहे थे कि 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं। ये बात कही किसने? बीजेपी से कर्नाटक के सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी ने बात कही है कि हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही है। तो हम तो उनकी बात को बता रहे हैं आपको, हमने कोई बात अपने पास से थोड़ी बोली है। आपको 400 सीटें तानाशाही करने के लिए चाहिए, आपको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि आपको कोई कुछ ना बोल पाए, और आप कुछ भी पास कराएं सब आपकी मर्जी, चाहे इलेक्शन बॉन्ड पास करा दे, चाहे आप अन्य पार्टियों को बंद करवा दें, देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की तानाशाही करने का लाइसेंस प्राप्त अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बनकर रह गई भारतीय जनता पार्टी। विशाल बातें गुप्ता करते जी, हैं ठीक है, गारंटी आशीष की, जी उसमें जुमले जवाब बाज ले लोग हैं लेते ये। हैं। विशाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी सीए लेकर आती है, केंद्र की सरकार है, आप लोग 4 साल इसका वेट करते हैं और 2024 में अब आप इसी का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती? क्योंकि जहां आप सिक्योरिटी लगा रहे हैं वहां पर लोगों को जागरूक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। अगर आपको कहीं भी 1% भी आप लोग को लग रहा है कि कोई बवाल हो सकता है, आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नागरिक संशोधन जो कानून लेकर आई है, ये आज का विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ का। ये बहुत, जिस समय हमारी संगठन बने उस समय का विचार था। देश में धारा 370 कैसे हटे, आर्टिकल 35 से कैसे हटे, राम भव्य राम मंदिर का निर्माण कैसे हो, और नागरिक संशोधन। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 काम करे? 35 वर्षों के बाद शिक्षा नीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी है कि जो 35 वर्षों के बाद शिक्षा नीति लेकर आई। और वही भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बनाकर महिला को आत्मसम्मान के साथ जोड़ा।
आरोप लगाना और काम करना अपनी कथनी में करने की जो क्षमता है, जो कहती है वो करती है, वो भारतीय जनता पार्टी। 1947 से देश के इतिहास के उन पन्नों को पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस के मित्रों को 2 विधान 2 प्रधान की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया। परमिट देकर हमें कश्मीर जाना होता था, वहां वजीर आराम चलता था, यहाँ प्रधानमंत्री चलता था। ऐसी भारत की इतिहास के पन्ने के पढ़ पढ़ के हम भी 1975 भी हमने देख लिया, 1984 भी हमने देख लिया। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आपने तो कोड का भी दुरुपयोग करा और आज हमें संविधान सिखा रहे हो। लोकतंत्र के तार तार करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमें संविधान सिखा रही है। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हो बार बार। पंचतीर्थ घोषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। बाबा साहब की हर स्मृतियों को संवारने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा विशाल गुप्ता जी, जो सवाल आ रहा है, मेरे शब्द पूरे होने दो। ठीक है, मैं ऐड ऑन करके वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जो सवाल आ रहा है कि आप लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स अभी तक थे, उनको अब आप लीगली सिटीजनशिप दे रहे हैं, यानी कि इस देश के वो नागरिक हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पर राइट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक नागरिक को, वो सब उनके मिल जाएंगे और फिर सरकार की सारी सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। तो आप कैसे प्रोवाइड कीजिएगा? ऑलरेडी हमारी जो जनसंख्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो पीड़ित है हमारे व्यक्ति, उसमें 6 धर्मों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी और अपने ईसाई क्रिश्चियंस, इन लोगों को कितना पीड़ित किया गया। और 31 दिसंबर 2014 से पहले जिसने आवेदन किया हुआ है, उनको सबको हमें नागरिकता देने की क्षमता है। हम इसलिए ये तो गांधी जी की बात विचारों को भूल गए कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनको अपने मसीहा समझते हैं। हम तो राष्ट्रपिता बापू की उन विचारधारा को, मैंने पंचनिष्ठा में भी कहा, गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। गांधी जी ने भी कहा था पार्टीशन के समय, ये भूल गए उन बातों को। आज उसी बात को आगे अमली जामा पहनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे 3 सिद्धांत थे और बार बार कहते 10 साल। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 तक गरीब को समर्पित सरकार के भाव से हर योजना गरीब को देने की बात करी और 2019 से 2024 का जो सफर है उसमें देश की जटिलता को खत्म करने का काम किया। वो धारा 370 आर्टिकल 35 है, भव्य राम मंदिर 550 वर्षों के बाद और नागरिक संशोधन, हमारा सिद्धांत आधारित जो पार्टी की बार बार हम चर्चा करते, आज हमने सिद्ध कर दिया। और 140 करोड़ जनता, हमारे मोदी जी के परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, उसमें कोई जाति नहीं है। 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की जनता है जो हमारा परिवार के रूप में है। वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को परिभाषित करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और भविष्य में भी एजेंडा के साथ विकसित भारत को जैसे कल्पना के साथ लेकर जा रहे 2047 तक हम विकसित भारत बनाने की कल्पना को 105 वर्षों बाद बंगाल के अंदर नदी के अंदर मेट्रो चलाने की क्षमता अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाई है। ऐसी क्षमता का प्रधानमंत्री हमें मिला जो वंदे भारत आज लखनऊ छीने जा रही है। ठीक है, आज सुबह उद्घाटन हुआ। 300 वंदे भारत देकर हमें सुझाव देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार और 5000 से करोड़ से ऊपर का पैकेज देने वाली उत्तराखंड को ट्रेनों से जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसलिए जनता के सरोकार पे खड़ी उतरी है। इसलिए जनता के साथ हम कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मैं हूं मोदी का परिवार। इन भावना के साथ 140 करोड़ जनता मोदी जी को मैंडेट देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने वाली है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर विशाल गुप्ता जी की बातों से तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, चाहे आप किसी की भी वर्ग की प्रताड़ना की बात कर रहे हो या अन्याय की बात कर रहे हो, उनको सुविधा न मिलने की बात कर रहे हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं लगता। इन 10 सालों में जो शायद 70 सालों में कांग्रेस अचीव नहीं कर पाई, वो 10 सालों में अचीवमेंट हो गए। दिव्या, बोलने का क्या, कुछ भी बोल लो। अगर वाकई कांग्रेस इस राष्ट्र के लिए घातक पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों कांग्रेस के नेताओं को ले रही है? क्या हम सवाल ना खड़ा करें? अगर वाकई राष्ट्र के प्रति कांग्रेस बहुत ज्यादा गद्दार थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो उससे बड़ी गद्दार हो गई जो उनको अपने यहाँ मिला रही है। क्या हम ना सवाल खड़ा करें? मेरा कहने का मतलब है 60 साल अगर कांग्रेस ने राज चलाया है, हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई, तो क्या आप उन्हीं गलतियों को बोल बोल के अपनी सत्ता चलाओगे?
10 साल में आप अपनी उपलब्धि तो बताइए ना। कब तक आप दूसरे के घर पे आग लगाकर अपने घर को ऊंचा करने की बात कर रहे हो? अब आ जाइए विकास की बात। मैं उत्तराखंड में का नागरिक हूं, बताइए मेरे यहाँ कॉलेज बंद क्यों हो गए, स्कूल बंद क्यों हो गए? 18% शिक्षा पे जीएसटी लगाकर जो राजा देश की शिक्षा को खत्म कर दे, वो उस पर हम सवाल खड़े ना करें? जिस राजा के पास ये कहने के लिए हो कि केवल देश में 4 जाति हैं और महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही, बलात्कार हो रहा, नेता इनके फंस रहे, तो क्या हम ना बोले इस पे? जो जवान के नाम पर ये वोट मांगते हैं, उन जवानों को अग्निवीर बनाकर आपने हमारी आर्थिकी पे चोट मार दी। आज हमारे यहाँ पर लड़कों की शादी नहीं हो रही क्योंकि अग्निवीर के चक्कर में लड़कियां कोई शादी करने को तैयार नहीं है। हम पेंशन स्टेट हैं, पेंशन आधारित जीवन जीने वाले लोग हैं। अब इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, अब हमारे यहाँ पर पहाड़ में जो है जीना मुश्किल हो गया बुजुर्गों का। अब प्राइवेट नौकरी कर रहे, घर में पैसे देने के लिए है नहीं। ऐसे में इस देश का किसान, मेरे किसान की यह हालत है कि गुणी बंदर जो है फसल चौपट कर जा रहे, सुअर फसल खत्म कर दे रहे, किसान के पास कुछ नहीं है। आप किसान को 500 रुपए किसान सम्मान देकर उपलब्धि बता रहे हो। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुद्दे हैं कहाँ? ये तो वो बोल रहे हैं, आप इतने मुद्दे गिना रहे हैं और बीजेपी कह रही है आप मुद्दा विहीन है, तो यानी कि मुद्दे तो है ही नहीं ना ये। अच्छा देखिए, सवाल फिर वही बात आ गई। अब आप रोज इसी तरह का दिखाते रहो, जनता की समझ में तो अब आ रहा है ना धीरे धीरे। भाई सीएए लेकर आए, मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है, मैं तारीफ करता हूं कि इस देश के लिए कानून सख्त होने चाहिए। मगर आप बांग्लादेशियों की चिंता कर रहे, पाकिस्तानियों की चिंता कर रहे, अफगानिस्तानियों की चिंता कर रहे, करनी चाहिए। वहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ, अरे उस अत्याचार को चक्कर में, और जो आप उत्तराखंड के नौजवान बच्चों पर अत्याचार कर रहे, ना बोले हम। आप उत्तराखंड के अंदर बंगालियों को मूल निवास देने की बात कर रहे और यहाँ के मूल निवासियों की जगह पर तुम अस्थायी निवास दे देकर हमारी ऐसी तैसी उत्तराखंड में करने पे तैयार है। 64 लाख लोगों का राज्य था, ये 1,35,00,000 हो गए, हम ना बोले? मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि के नाम पर 10 साल में अगर 2 उपलब्धि ऐसी बता देते जिससे गरीब को लाभ होता। अब आप बताइए कि इस 75-80 साल के लोकतंत्र में और विकास के लिए भारत का क्षतिज पर बैठा राजा कह रहा है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं, इसका मतलब आप इतने राजनीतिक रूप से फेलियर हैं कि आपने गरीबी को उपलब्धि बता दी। आप पेंशन जब कांग्रेस के शासन काल में आर्थिक तंगी थी, युद्ध लड़े, देश के पास पैसा नहीं था, अनाज नहीं था, नौकरियां भी मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी, और आज स्थिति ये हो गई है कि देश विश्व गुरु बन रहा, आर्थिक समृद्ध हो रहा, किसान सड़क पे पिट रहे और अग्निवीर सैनिक हो गए, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, और आप कह रहे हो देश समृद्धि कर रहा। तो बताइए कि कांग्रेस के शासन काल में सही था या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सही है? आप 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या को सुख तो दे नहीं पा रहे हो, मौलिक अधिकार आप उनके खत्म कर रहे हो, सड़क बना रहे हो तो टोल टैक्स भी ले रहे हो, पेट्रोल पे 1 रुपया ले रहे हो, और फिर रोड टैक्स भी आप ले रहे हो, उसके बाद आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हो। मेरा कहने का मतलब है दिव्या, मैं विपक्ष का नेता हूं, हो सकता है हम सरकार की गलत क्रिटिसाइज कर रहे हूं, मगर जिन बातों को मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहां पर आकर बता दे कि 12 लाख बेरोजगार लड़के वो सेवा नियोजन कार्यालय से हटा दिए गए जिन्हें नौकरी नहीं मिली। एक वर्ग हमारा जो है आंदोलन में बर्बाद हो गया, और तीसरे वर्ग में 9.5 लाख रजिस्ट्रेशन और हो गए। नौकरी मिल किसको रही है? क्या उत्तराखंड को अराजक स्टेट बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दे उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार सड़कों पे क्यों है, महिलाएं परेशान क्यों है, पलायन क्यों नहीं हो रहा, इस पर बात करो। अरे भाई राम मंदिर बना, बधाई, अरे भाई आपने ट्रेन का बनाया, बधाई, मगर गरीब के घर में रोटी कौन देगा, इस पर कौन चर्चा करेगा? ठीक है राजेंद्र जी, बेईमानी। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन ये सत्य जनता के अंतिम व्यक्ति को समझ में आ गया, इन्हें लठिया के उत्तराखंड से ना बाहर भगाया लोगों ने, तब आपको याद आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी राजनीतिक बेईमान है। अरे झूठ का क्या है, रात दिन चलाओ झूठ, और उस झूठ के भरोसे आप राजनीतिक लाभ लेने की बात करो। उत्तराखंड आर्थिक रूप से इतना पिछड़ चुका है, जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा कर्जा है। अरे ठेकेदार बाहर का, सप्लायर बाहर का, नेता बाहर के, स्वामी जी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुंशी बनकर उत्तराखंडियत खत्म कर दी। इन मुद्दों पर भाजपा का नेता बोल जाए, मैं हाथ जोड़ दूंगा यही। ठीक है, मगर क्या करें, मोदी मोदी, ठीक है, वंदे मातरम, राम। अरे भाई ये उपलब्धि नहीं है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी,
यहाँ पर मुद्दे जो शांति प्रसाद भट्ट जी ने गिना दिए हैं और जो विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है, अब सीए एक नया मुद्दा आ गया है। आपने कहा कि सीए लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा चुनाव में, लेकिन क्या ये मुद्दे से विपक्ष कहीं उठेगा नहीं? क्योंकि जैसा महेंद्र भट्ट जी ने कहा, चुनाव मत लड़िए, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। कि जब चुनाव की बात आती है और विपक्ष तो अपने मुद्दे लाएगा, उसके अलावा जो है हर एक पार्टी अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वोट किसी एक पार्टी को पड़ता है, उसके जो है मतलब अगर वो सरकार बनाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है कि जनता उनको जो है उनके जो मुद्दे हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है। आप कितने भी नेता होके जो है आप बातें करते रहते हैं। बिष्ट जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप ये बताइए जो मुद्दे मैं बोल रहा हूं ये गलत है? आप क्या बोल रहे हो? यानी कि मुद्दों के अगर बिल्कुल अनदेखा कर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका मतलब ये लोकतंत्र की जीत है। जिन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ, जिनके लिए शांति जी उनको बोलने नहीं दीजिए, उनको सवाल मेरा का जवाब मैं देता हूँ। शांति जी में राजेंद्र जी से, ठीक है राजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोलिए आप। शांति जी प्लीज, शांति मेरे मुद्दों को नकारिए, मैं गलत बोल रहा हूं। एक मिनट ये बोलिए, ये ना बोलिए कि मुद्दे कुछ नहीं है, जो जीत रहा वो सही है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप राजनीतिक भाषा बोलोगे तो मैं राजनीतिक भाषा शांति जी राजेंद्र जी ने कहा कि मुद्दे, उन्होंने कहा विपक्ष के नाते मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जनता को उनके मुद्दे समझ में आ रहे हैं। अगर वो सरकार बना रही तो जनता को उनके मुद्दे समझ में आ रहे हैं, ये राजेंद्र जी का कहना था। अरे तुम अखबार मैनेज कर लो, झूठ बराबर बोलो। भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेताओं को ठीक है, राजेंद्र जी को बोलने नहीं दीजिए सर, समय की मेरे पास बना दो, किसी को परीक्षा में ना बैठने दो, उसके बाद कहो कि वो पास हो गया। अरे ऐसे राजनीतिक नैलाकों को कौन नहीं जानता? सत्य जिस दिन अखबारों में आ गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी उनको बोलने दीजिए। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल ये राजनीतिक विश्लेषक है तो राजनीतिक विश्लेषण की ठीक है, उनको विश्लेषण पूरा तो कर लेने दीजिए। राजेंद्र बिष्ट जी, देखिए जहां तक बात, मैं आपसे वही बात कह रहा था कि जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव में हरे लोग मुद्दे रखते हैं और मुद्दों का आप ये समझ लीजिए, जब आप मुद्दों पे बात करते हैं तो मुद्दों पे कहीं ना कहीं कोई जो है पॉजिटिव निकलता है, कुछ नेगेटिव निकलता है। लेकिन आप किस तरह से जो है पार्टियां उनको ले आके लोगों के बीच जाती है, उनको किस तरह से अपनी बातें रखते हैं, ये बहुत बड़ा एक चीज है। और हम ये कहते हैं कि मुद्दे तो हर बार होते हैं। 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ आज के समय में आप देखिए कि चाइना से हम आगे निकल गए हैं जनसंख्या में। कौन सी सरकार ऐसी चीज वो कर लेगी? आज अगर आप देखिए कि 2000 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे रिसोर्सेज कितने थे, आज हमारे रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। हम जनसंख्या में बात फिर वही बात करने के बाद तारीफ कर रहे हो, क्या हम बात कर रहे हैं? भाई सीए की तारीफ कर रहे हो, हम यही तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ लाकर क्या हमारी छाती में बैठा बात अफगानिस्तान की नहीं है। दूसरी तरफ बोल रहे हो कि चाइना उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, उनका बात बोलने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप हर तरफ से घुमा के बात करोगे तो मैं भी अपनी बात को रखूंगा। ठीक है, उत्तराखंड के मुद्दे पे बात कीजिए, आप यहाँ पे विश्लेषक की तरह बैठे हैं। ठीक है उत्तराखंड बर्बाद हो चुका है। ठीक है, अगर वो जाके अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोगों को यहाँ फंसा देंगे तब क्या करोगे आप? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज मैं आपका वक्तव्य पूरा हो जाने जनता पार्टी की भाषा ना बोले, आप विश्लेषक की तरह बात कीजिए। ठीक है, राजेंद्र, उत्तराखंड के मुद्दों पर अगर भारतीय जनता फेल है तो बोलिए भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। ठीक है राजेंद्र बिष्ट जी, घुमाकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ना करें। आप यहाँ पे बैठे हैं कि जो भी सीए है, ये जो भी बना है, ये हर एक पार्टी की विचारधारा, पार्टी की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अगेंस्ट पार्टी जो है अपने मुद्दे आगे रखती है, अपने जो है जो एजेंडा है एजेंडा को आगे बढ़ाती है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, सर प्लीज अभी सीए की बात शांति प्रसाद भट्ट प्लीज, इस पर क्यों नहीं बोलते आप? रिक्वेस्ट है सर, के साथ जो अत्याचार उत्तराखंड हो रहा है क्यों नहीं बोलते आप? आज सीए की बात जनता पार्टी की पॉलिसी है तो बोलिए इस पे भी। शांति प्रसाद भट्ट जी बात प्लीज को शांत हो घुमा के मत जाइए। बोलिए। शांति प्रसाद भट्ट जी थोड़ी शांति रखिए प्लीज। जो लोग यहाँ पर आकर राजनीतिक बेईमानी करते हैं उनको जनता को समझना भी चाहिए। ठीक है, अपने वक्तव्य रख लेने दीजिए। भारतीय जनता ठीक है पार्टी को प्लीज, शांति प्रसाद भट्ट जी प्लीज आप शांत हो जाइए, उनको अपना वक्तव्य पूरी कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन है तो वो यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर पैनलिस्ट, उनको अपनी बात रख लेनी दीजिए, चाहे वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन उनको बात तो पूरी कर लेनी दीजिए। बात कर रहे हैं वो तो ठीक है ठीक है राजेंद्र मैं बिष्ट वही जी, बात कहना चाह रहा हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी, आप ये समझिए कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात कोई मानता है तो आपकी बात मानेगा ना।
आपको, आप अगर इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप वो मुद्दे रख रहे हैं तो बात को मानेगा, मतलब आप अगर वो बात को नहीं ठीक है, मानेगा प्लीज वैसे हो जाए प्लीज अगर मैं ये चुनाव बहुत हार रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट इसका चीज है। मतलब और अंकिता जहाँ के तक साथ बात है, अन्याय सही देखिए, हुआ। ठीक है, एक मैं मिनट, मैं शांति इस लेवल पे शांति नहीं जा प्रसाद सकता बर्जी, जिस लेवल पे आप बात कर रहे थोड़ा हैं। संयम बरते आप प्लीज ये बताइए, प्लीज मैं सर। अगर चुनाव हार रहा हूं और अंकिता के साथ अत्याचार हुआ है तो इसका मतलब यहाँ की जनता के साथ सही हो रहा, ये कहना चाह रहे हो आप? उनका क्या कहने कहना चाह रहे हो? उनका कहने का नहीं, मतलब नहीं, आप नतीजे आप दोनों नतीजे को मत मिलाइए। शांति प्रसाद हम भट्टी सीए पे नतीजे बात आप ये कर रहे हैं। बताइए। चुनाव को हम अलग सीए पे विषय है। बात कर रहे हैं। मगर आप हम, वो कह रहे हो राजनीतिक जो है, विश्लेषण अंकिता करो, भंडारी पे राजनीतिक बात नहीं विश्लेषण कर की रहे। बात सर करो। चुनाव की बात हो रही, चुनाव की चुनाव की बात कर रहे कैसी हैं, बात चुनाव कर के रहे हो? मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं सर, अभी मुद्दों के वो यही बता रहे हैं। आप एक भी यहाँ हैं और हम लोग भी यहाँ हैं, हम्म। और हम लोग दोबारा फिर डिबेट में बैठेंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट पे हम बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा ठीक है, अंदाजा प्लीज। है। पार्टी का रिजल्ट सही आएगा ठीक तो है, इसका राजेंद्र मतलब जो जी, माफ अत्याचार कीजिए, हो मेरे रहा पास है, समय की कमी है, ठीक है। बेरोजगारी पे पहाड़ एक रो मिनट, रहा ठीक है, है। पलायन के लिए रो रहा है, इसका शांति मतलब प्रसाद सही हो रहा है। भट्टी, एक मिनट शांति प्रसाद आप भट्टी हो कैसे गया। विश्लेषण को भाई? ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, मेरे पास समय की कमी है, सवाल वो प्लीज। नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपका विश्लेषण का इसका मतलब सही हो रहा है पार्टी ठीक के है, साथ। मेरा सवाल वो था, सवाल दूसरा था कि चुनाव में जब मुद्दे आते हैं तो हम उसमें नहीं किस जानते तरह से क्या? पार्टी, हम ठीक नहीं है जानते क्या कैसे विश्लेषक बने हुए यहाँ? ठीक है, प्लीज प्लीज शांति प्रसाद जी, फाइनल प्लीज अरे दर्द है उत्तराखंड है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज प्लीज मैं शांति दर्द प्रसाद। है उत्तराखंड बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक आप है। राजनीतिक विश्लेषक है तो ईमानदारी से आप राजनीतिक विश्लेषण करें। आप ये कहें ठीक कि है। उत्तराखंड के मुद्दों की अनदेखी हुई है और इसका जो है बड़ी गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनकी राजनीति तब तो माना जा सकता है। आप अपनी बात मुझसे नहीं कह सकते। जो मैं आप कहा, अच्छा मतलब आप भाजपा की भाषा बोलोगे? प्लीज, प्लीज, तो मैं शांति बोलने नहीं दूंगा आपको भाजपा शांति की प्रसाद भाषा। भट्टी, जो शांति दर्द है प्रसाद उत्तराखंड है, शांति बाद में प्रसाद बोलूंगा। भट्टी, निकलते मैं तो रहते अपना हैं नहीं लोग। बोलूंगा। ये देहरादून में बैठकर पहाड़ के लोगों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, प्लीज। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भट्टी, प्लीज, चुनाव शांत हो हार जाइए। जीत चलती है, 42 से ज्यादा शहादत के बाद ये राज्य बना है। ठीक है सर, ऐसे ठीक है राजनीतिक विश्लेषकों को रोज देखते प्लीज हैं प्लीज उत्तराखंड में। सर, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स देखो नहीं, प्लीज। दिव्या, सवाल वो नहीं है। ठीक है, मैं प्लीज। कह रहा हूं उत्तराखंड के मुद्दों को अनदेखा कर अगर आप ठीक यहाँ पर एक तरफ एज की बात करोगे तो नहीं स्वीकारेंगे ठीक है, इलेक्शन की बात हो रही है सर, इलेक्शन मुद्दे हैं, इलेक्शन की बात हो रही है, उसके नतीजे किस तो तरह मैं से गलत प्रभावित हूं? हो रहे हैं। आप भी गलत नहीं है, कोई आपको गलत नहीं कह रहा है, राजेंद्र बिजली ने आपको गलत नहीं कहा, उनका अपना विश्लेषण है जो चुनाव में नतीजे आते हैं उसके बारे में। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं फाइनल कमेंट की ओर राजेंद्र जी इसलिए बढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और आप ही से शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट प्लीज अब इसमें दे दीजिए शॉर्ट में। मेरा तो जो सोचने का जो अपना एनालिसिस है उसमें बहुत क्लियर है। जो भी बीजेपी ने जो भी सीए का जो इस टाइम पे जो लाया है, मतलब इलेक्शन से पहले, तो इसका इम्पैक्ट आने वाला है। इस बात को कैसे आगे रखा जाता है और इस सब बात जो उनका अपना एजेंडा है उस एजेंडा को बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका जरूर न कहीं ये वोटरों पे जो है एक इस पे इफेक्ट आएगा और उनके मत में इजाफा होगा, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। शांतनु गौड़ जी, एक बात इसमें निकलकर सामने आई, सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंच रहा है, आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? शॉर्ट में फाइनल। मैम ये शॉर्ट में देने वाला जवाब नहीं है, बट बिकॉज एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न सिर्फ वही है, बिकॉज अमेंडमेंट अभी चैलेंज में नहीं है। अब सिर्फ बात जो रह जाती है वो ये है कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे मैंने पहले कहा, पॉलिटिक्स इज टाइमिंग और वही पॉलिटिक्स प्ले करती है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। बट आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन आना, वो भी तो एक टाइमिंग है। सो इट इज वाइस वर्सा। आई डोंट फाइंड एनी वैलिड क्लेम इन दैट। इस बात में कोई ठोस बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। मैडम, सीए जो है ये इनकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव से 1 महीने पहले ये लोग लाए हैं। ये चाहते हैं कि सीए के चक्कर में इनकी सारी जितने कुकर्म है वो सब दब जाएं, लोगों के समझ में आए ना सीए किया, ऐसे इधर उधर घुमा के 1 महीना ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन असली मुद्दे, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, जो कहा था उसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी बात करते हुए चलती है। उन मुद्दों की इतनी बड़ी लिस्ट अगर मैं बोलूं तो समय ही नहीं है, चाहे 100 दिन में काला धन हो, चाहे इतनी लंबी लिस्ट है, क्या मैं आपको बताऊं। लेकिन मतलब ये असली मुद्दों से भटकाकर बेमतलब के मुद्दों पर देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। विशाल गुप्ता जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अनेक ऐसे आरोप लगाने का काम किया कि हमने कुछ नहीं किया। जनता ने जब भी हमें मैंडेट दिया 282 की सीटों के साथ 31.3% दिया, 2019 में उसे बढ़ा के 303 दी और 37.3 दिया। अनेक ऐसी योजनाएं गरीब को समर्पित सरकार के भाव से चलाते चलाते 74 हवाई अड्डों के बाद 149 हवाई अड्डे बन गए और
12 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनने के साथ साथ 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनने लग गई। ठीक है। विकास दर 7.58 हो गई और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई। तो फिर कहां मुद्दे रह गए? जनता के सरोकार के लिए, जनता के हित के लिए और जनता के लिए। ठीक है। पूरा परिवार हमारा है। इसी भाव को लेकर सरकार बनाने वाली मोदी सरकार वर्तमान में 2024 में बम्पर वोटों के साथ 400 प्लस होने जा रही है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जिस तरह से सीएए का नोटिफिकेशन आने के बाद राजनीति शुरू हो गई, देश के साथ साथ इस प्रदेश में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां कांग्रेस कहती है कि अगर भाजपा आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और सीएए का इंप्लीमेंटेशन जल्द ही होगा। तो किस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे, लोकसभा चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।